ये तब हुआ जब मैं 10 साल का था। मेरे पापा मुझे और मेरे चचेरे भाई को डिज्नीलैंड लेके गए। टॉम शायद मुझसे 1 या 2 साल बड़ा था। भले ही हम चचेरे भाई थे, लेकिन वो अक्सर एक बड़े भाई की तरह मेरी देखभाल करता था। डिज्नीलैंड जाने का ये हमारा पहला मौका था, इसलिए हम फेरी टेल वर्ल्ड में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए। सभी डिज्नी थीम वाले सेटअप के साथ हर जगह रोमांचक झूले थे। हम खुशी में इतने ज्यादा डूबे हुए थे कि हम कंफ्यूज्ड हो गए कि कहां से शुरू करें। टॉम और मैं विज्ञान और तकनीकी चीजें बहुत एंजॉय करते थे, तो एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना हम टुमारो लैंड के लिए दौड़ पड़े। हर झूला मस्ती से भरा था। इसके अलावा हमसे जितना हो सका उतना जंक फूड खाया। उस एक दिन पापा ने लगभग हर बात के लिए हाँ कर दी। हमसे जितना हो सके पूरे पार्क को घूमने में काफी समय बिताया। सांस में सांस लिए हम एलिस इन वंडरलैंड के पास एक बेंच पर बैठ गए। पापा ने हमें आइसक्रीम दी और ये हमारा सबसे अच्छा वीकेंड था। मैं चारों ओर देखते हुए अपनी चॉकलेट कोन का आनंद ले रहा था। उस जगह को अच्छी तरह निहार रहा था कि टॉम की आवाज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया। तुम्हें पता है कि यहाँ एक शापित हॉन्टेड मैंशन है? क्या? सूरज डूब चुका था। पूरा डिज्नीलैंड अंधेरे में चमक रहा था और टॉम की बातों ने मुझे डराना शुरू कर दिया। मुझे भूत प्रेत के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था। मैं अभी भी नहीं करता। टॉम मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कहानी नहीं पता? कहानी क्या है? अरे एक रोते हुए बच्चे के बारे में। नहीं। क्यों? क्या हुआ? लोग कहते हैं कि एक औरत थी जो अपने बर्थडे पर अपने छोटे बेटे के साथ हॉन्टेड मैंशन देखने आई थी। बेटे को उस जगह से प्यार हो गया और वो अपने अगले बर्थडे पर उसे फिर से देखना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही उसकी किसी कारण मौत हो गई। मैंने उसे ये कहते हुए रोका, लेकिन वो यहां नहीं मरा, फिर ये जगह शापित कैसे हो गई? टफर, मुझे पूरी बात तो बताने दो यार। अब चुप रहो और सुनो। टॉम ने आगे कहा, अगले साल उसके बर्थडे पर उसकी मम्मी छोटे बच्चे की राख के साथ वापस आई और कहा जाता है कि उसने राख को उस हॉन्टेड मैंशन के अंदर बिखेर दिया ताकि लड़के की आत्मा हमेशा के लिए वहां रह सके। तब से अंधेरे के बाद हॉन्टेड मैंशन में आने वाले लोग रोने की आवाज सुनते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी वही हैं। ऊपर से कौवे ने जाते हुए आवाज की। भगवान! मुझे कौवे से डरता देख टॉम हंसता हुआ खड़ा हो गया। मैंने ऊपर देखा और अंधेरा छाने लगा था। हमारे आसपास भीड़ कम होती जा रही थी। मेरे पापा ने फोन किया और कहा कि हमारे पास 1 घंटा और है, जो कुछ भी करना है कर लो, फिर हम घर जा रहे हैं। वो एक ड्रिंक लेने गए और टॉम ने कहा, चलो हॉन्टेड मैंशन चलते हैं। सच कहूं तो मुझे पहले झिझक नहीं होती थी, लेकिन उस खौफनाक कहानी के बाद मेरे मन में दूसरे ख्याल आने लगे। मुझे इस तरह सोचते हुए देखकर टॉम ने हंसते हुए कहा, अरे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। चुप रहो यार, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है तो चलते हैं। मैंने देखा कि मेरे पापा दूर जा रहे हैं। मैंने फिर टॉम की तरफ देखा। वो वहां मेरा मजाक बनाते हुए खड़ा था। उसका जो भी मतलब है वो मुझे बहुत डरा रहा था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उठूंगा और उसके साथ जाऊंगा। हॉन्टेड मैंशन के आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। जैसे ही हम प्रवेश करने वाले थे, हमने केवल एक ही क्रू मेंबर को दरवाजे के पास खड़ा देखा। आज की आखिरी सवारी में आपका स्वागत है। उस औरत ने मुस्कुराते हुए हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। ये काफी आयरॉनिक था कि मैं पहले से ही एक डरावनी कहानी से घबराया गया था और रात के आखिरी शो में जाने लगा था। हॉन्टेड मैंशन के अंधेरे का आकर्षण है। इसमें डूम बगीज नाम के ओमनी मोवर झूलों में एक राइड थ्रू टूर की सुविधा है और लाइन में वेट कर रहे लोगों को वॉक थ्रू शोकेस किया जाता है। जैसे ही हम एक दरवाजे के माध्यम से मैंशन में प्रवेश करते हैं, हम फॉयर में पहुंच जाते हैं, जो एक बड़े चमकते मकड़ी के जालों से ढके झूमर और आसपास के झूमर से जगमगाते हैं। लाइट्स और आवाजों के प्रभावों ने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मुझे काउंट ड्रैकुला के समय में वापस ले जाया गया है। अचानक एक अदृश्य आत्मा की एक गहरी आवाज ने बोलना शुरू किया। जब दरवाजे रहित कक्षों में आवाज आती है, तब अजीब और डरावनी आवाजें यहाँ पे गूंजती हैं। जब भी मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाती है, जहाँ हवा अभी भी, उन जगहों पे भूत मौजूद हैं, अपना काला जादू करते हुए।
वूहू, ये मजेदार होने वाला है यार। टॉम खुशी से चिल्लाया। पहले स्लाइडिंग दरवाजे खोले और अंदर घुसने के बाद हमने खुद को दो एक जैसे ऑक्टागन कमरों में से एक में पाया, जो दो दीवारों के साथ धीमे गति से चलने वाले बड़े लिफ्ट हैं, जो नीचे वाली छत तक नहीं पहुंचता है। इस कमरे में बहुत मंद रोशनी थी, जिससे पूरा सेटअप काफी डरावना हो गया था। उन दीवारों पर पिक्चर्स टंगी थी और साउंड इफेक्ट्स चल रहे थे। मेरे ठीक बगल की दीवार पर पेंटिंग को करीब से देखने के लिए मैं दीवार पर झुक गया। मैं पेंटिंग को देख ही रहा था कि हाथ ने मेरे टी शर्ट पकड़ लिए और मुझे खींच लिया। उस तरफ मुड़े बिना मैंने इरिटेट होते हुए कहा, आ रहा हूं टॉम, बस मुझे थोड़ा इधर उधर देखने तो दो। लेकिन उसने फिर से मेरी टी शर्ट खींची और जब मैंने खुद को उस कमरे में अकेला खड़ा पाया तो मैं उस पर मुझे चढ़ाने के लिए उस पर चिल्लाने लगा, टॉम टॉम, मैं यहाँ हूँ यार, जल्दी करो, झूला शुरू होने वाला है। एक कोने से मुड़कर मैं लोड एरिया में घुसा, जहाँ काली गाड़ियों की एक लंबी लाइन, जिसे डूम बगीज के नाम से जाना जाता है, एक सीढ़ी से उतरते हैं और दूसरी पर चढ़ती हैं। मैंने देखा कि टॉम दूसरे क्रू मेंबर के साथ डूम बगीज के पास खड़ा था। तुम कहाँ थे यार? चलो चलते हैं। क्या तुमने मेरी टी शर्ट वापस खींची थी? क्या ऐसा लगता है कि आपको हर जगह भूत दिखाई दे रहे हैं भाई। मैंने अब और बहस नहीं की और अंदर आ गया। मैं बस उस जगह से जल्द बाहर निकलना चाहता था। मैं टॉम के पीछे बैठ गया और झूला चल पड़ा। उस झूले की स्पीड काफी धीमी थी। वो उन लोगों के लिए था जिन्हें आसपास की डरावनी चीजों का आनंद लेने के लिए बनाया गया। हम दोनों भूतिया सेटिंग्स वाली जगह में धीरे धीरे जा रहे थे। मैंने टॉम को हंसते हुए सुना, जैसे वो इतना बूढ़ा हो गया है कि इस तरह के बेवकूफों वाले प्रॉप से डर नहीं सकता। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप झूला खत्म होने का वेट करने लगा। वो डूम्ड बगीज कॉरिडोर्स में चलती जा रही थी। दरवाजे के पीछे से तेज चीखों, मदद के लिए चिल्लाने, दस्तक देने और बहुत जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। नॉकर्स और हैंडल्स पागलों की तरह हिल रहे थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। रिलैक्स करो यार, ये सब सिर्फ साउंड इफेक्ट्स हैं। उस जगह से निकलने के बाद हम काले जादू की चीजों से सजे एक अंधेरे कमरे में घुसे। नीले बालों वाली चुड़ैल का सर एक धुंधली क्रिस्टल बॉल के अंदर झांक रहा था और वो हवा में बहने लगी और फिर एक खौफनाक आवाज में मंत्रमुग्ध हो गई। सांप और मकड़ियां, चूहे की पूंछ, आत्माओं को बुलाओ, वो कहीं भी हो। टेबल पर इशारा हो, ये जवाब देने का समय, हमें कहीं ऊपर से मैसेज भेजो। वो कंप्यूटराइज्ड आवाज कुछ ज्यादा ही कहने वाली थी जब पूरी हवेली में बिजली गुल हो गई। आवाज रुक गई। झूला एक तेज झटके के साथ रुक गया और टॉम और मैं उस अंधेरे काले मैंशन में बैठ गए। बाप रे बाप, अब क्या करें? मैं डर से चिल्लाया। टॉम, जो इस समय मजाक कर रहा था, वो भी बाहर निकलने लगा। हेलो, यहाँ कोई है? कृपया हमारी मदद करें प्लीज, झूला रुक गया है। वो क्रू मेंबर्स को मदद के लिए बुलाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। हम उठे और बाहर निकलने के लिए चलने लगे, जैसे कोई अंधा अपना रास्ता बना रहा हो। टॉम मेरे आगे आगे चला और मैं उसके कदमों की आहट सुनकर उसके पीछे पीछे चला। हम रोने की आवाज सुनकर अपना अपना रास्ता निकालने की कोशिश करते हुए अपनी बाहें फैलाते हुए चले। एक बच्चा था जो बहुत दर्द से रो रहा था। मेरा विश्वास करो, मैंने उस जैसे रोने की ज्यादा डरावनी आज तक कुछ आवाज नहीं सुनी। टॉम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अरे तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्या तुम क्या कह रहे हो? तुमने मेरा हाथ कब पकड़ा? फिर मैंने अभी किसका हाथ पकड़ा? उसकी बात खत्म किए बिना रोशनी वापस आ गई और मैंने देखा कि एक 3-4 साल का बच्चा ठीक हमारे बीच खड़ा। उसके चेहरे पर मांस नहीं, खाली सॉकेट वाला एक सफेद कंकाल। उसने छत की ओर देखा और फिर धीमे आवाज में फुसफुसाया। जैसे ही हमारी नजर सामने की दीवार पर गई, हमने उन दीवारों पर बड़े बड़े शीशे देखे। टॉम और मैं उन शीशों में दिख रहे थे, लेकिन उस बच्चे की कोई रिफ्लेक्शन नहीं थी। ये हम दोनों के लिए एक बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। हम बहुत जोर से चिल्लाए और वहां से भाग गए। कुछ ही सेकंड्स में 2 क्रू मेंबर्स हमारी तरफ दौड़ते हुए दिखाई दिए। मैं उनमें से एक को पकड़कर रोने लगा और टॉम वहीं जमीन पर बेहोश हो गया। उस रात बाद में जब हम घर आए तो हमने अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कहा। हमारे मम्मी पापा अभी भी जानते हैं कि डिज्नीलैंड के हॉन्टेड मैंशन के अंदर पावर कट होने के दौरान 2 बच्चे डर गए थे।
मैं डिज्नीलैंड में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। ये ऑटम खत्म होने और सर्दियां शुरू होने का टाइम था। उस दिन पार्क जल्दी बंद हो गया था और सभी मजदूर घर जाने से पहले अपना काम खत्म कर रहे थे। सभी झूले अपने अपने कूप में लौट रहे थे और एक एक करके लाइट्स बुझ रही थी। डिज्नीलैंड बंद होने के बाद एक पूरी अलग दुनिया है। भले ही मैं 4 महीनों से वहां काम कर रहा था, लेकिन रात होने के बाद मुझे उस जगह पर एक अजीब सा एहसास होता था। मुझे ऐसा लगता था कोई मुझे घूर रहा है जब मैं पार्क के चक्कर लगाता था। मैं हमेशा टून टाउन से शुरू करता था क्योंकि ये सबसे पहले बंद होने वाली जगह है। बंद होने के बाद टून टाउन के बीच घूमना एक डरावना एहसास था। ऐसा लगा कि कभी भी मिकी माउस का सर पहने कोई साइको अंधेरे से कूद कर आ जाएगा और मेरी गर्दन को तोड़ देगा। हाँ, इस तरह के थॉट्स बहुत आम हैं जब आप दुनिया भर के सबसे बड़े थीम पार्क्स में से एक में अकेले होते हो। वहां के वर्कर्स हमेशा डरावनी कहानियां सुनाते रहते हैं। भले ही मेरे कुछ को-वर्कर्स ने यहाँ काम करते हुए अजीब चीजें एक्सपीरियंस की हैं, लेकिन मैंने अभी तक कभी भी कुछ भी डरावना नहीं देखा। फिर एक दिन मैं अपना सैंडविच खा रहा था और YouTube पर कुछ रैंडम वीडियोस देख रहा था जब मैंने कुछ दूरी पर झाड़ियों की आवाज सुनी। मैंने ऊपर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैंने सोचा कि शायद कोई पक्षी या गिलहरी होगी और उसे इग्नोर कर दिया। 15 मिनट के बाद मैं थीम पार्क का पूरा चक्कर लगाने के लिए उठा। वो रात का मेरा तीसरा चक्कर था। ये पक्का है कि मैं पहले ही 2 चक्कर लगा चुका हूं और यहां मेरे और स्मिथ के अलावा कोई नहीं है। स्मिथ का सिक्योरिटी रूम पार्क के दूसरी तरफ था, इसलिए हमने वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क बना रखा। अपने चक्कर लगाते हुए हम अक्सर एक दूसरे से मिलते और एक ब्रेक के लिए सुट्टा भी लेते। तो उस रात भी मैं आसपास की छानबीन करते हुए उनके कमरे की ओर चलने लगा। मैं इंडियाना जोन्स एडवेंचर के करीब आया जब मैंने एक परछाई को अंधेरे से बाहर निकलते देखा। मैं रुक गया और स्वेट पैंट और टी-शर्ट पहने एक आदमी को मेरी आंखों के सामने धीरे धीरे दूसरी तरफ जाते देखा। मैं कह सकता था कि ये मैल न्यूट्रिशन सा टीनेज लड़का था। वो इतनी लापरवाही से रास्ता पार कर रहा था कि मुझे यकीन है कि शायद उसने मुझे कुछ दूरी पर खड़े नहीं देखा। अरे तुम अंदर कैसे आए? मैंने पूछा, लेकिन वो मुझे जवाब देने की बजाय पहले की तरह चलता रहा। वो लंगड़ा रहा था जैसे उसके एक पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? क्या तुम्हें चोट लगी है लड़के? फिर भी उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने उसके पास जाने के लिए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वो रुका और मेरी तरफ मुड़ा, उसने अपना सर नीचे रखा और एक दबी आवाज में गुर्राया। अंधेरा इतना था कि मैं मुश्किल से उसका चेहरा देख पा रहा था, इसलिए मैंने उस पर अपनी रोशनी डाली और देखा कि वो खून भरी आंखों से मुझे घूर रहा है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? लड़का धीमी आवाज में गुर्राया और फिर पीछे मुड़ा और भागने लगा। मैं भी ये सोचकर उसके पीछे भागा कि शायद उसके कुछ बुरे इरादे हो सकते हैं। उसकी आंखें बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी और शायद वो ड्रग्स लेने के लिए चुपके से आया था। टीनेजर्स ये सब चीजें करते हैं, आप लोग तो जानते हैं। रुको, अभी रुको! लेकिन मेरे कितने भी जोर से चिल्लाने पर वो नहीं रुका। लगभग 10 मिनट तक उसके पीछे भागने के बाद मैं अपनी सांस पकड़ने के लिए रुक गया और जब मैंने ऊपर देखा तो वो जा चुका था। वो कहीं नहीं दिख रहा था। मैंने खुद को स्लीपिंग ब्यूटी कैसल के सामने खड़ा पाया। मैंने स्मिथ से बात करने के लिए अपना वॉकी टॉकी चालू किया। स्मिथ, आर यू देयर? प्लीज जवाब दो। मैंने उससे एक बार फिर फोन किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वॉकी टॉकी के जरिए उन्हें लगातार फोन करते हुए उनके सिक्योरिटी रूम की ओर चलने लगा। जब मैं उनके कमरे में पहुंचा तो देखा कि वो खाली है। वॉकी टॉकी से स्मिथ की आवाज आते ही मैं परेशान हो रहा था। वॉल्टर, क्या तुम वहां हो? हाँ यार, तुम कहाँ हो? मैं मोनोरेल ट्रैक की जांच कर रहा हूँ। ऑपरेटर ने मुझे कहा था कि एक बार चेक कर लो। उसने कहा था कि ऑपरेशन डिवाइस के साथ कोई समस्या है या नहीं, ये चेक करने के लिए इससे एक बार ट्रैक पर चलाने के लिए कहा। लेकिन क्या हुआ? स्मिथ, मैंने इस टीनेज लड़के को देखा। वो ड्रग्स करने के लिए चुपके से आया होगा। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन मुझे किसी तरह चकमा दे गया। वो अभी भी पार्क के अंदर है। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए।
स्मिथ ने मुझे टेस्ट ड्राइव खत्म होने तक का इंतजार करने को कहा। मैं जहां खड़ा था वहां से मुझे अपने ठीक ऊपर मोनोरेल की पटरियां दिखाई दे रही थी। मैंने स्मिथ के नीचे आने और सिगरेट जलाने का इंतजार किया। मैंने उस टीनेज लड़के को एक बार फिर से देखने की उम्मीद में अपनी आंखें खुली रखी। शांत थीम पार्क में मोनोरेल के पास आने की आवाज गूंज उठी। मैं सिगरेट बट को बाहर निकालने ही वाला था कि तभी कुछ अजीब सा हुआ। लड़का उस सिक्योरिटी रूम की छत से जमीन पर कूद गया। मैंने उसकी हड्डियों को टूटते हुए सुना और जैसे ही वो जमीन पर खड़ा हुआ मैंने सचमुच देखा कि उसकी बॉडी से एक सफेद हड्डी निकल रही है जो खूनी दृश्य बना रही है। लेकिन वो ऐसे खड़ा रहा जैसे उसे कोई दर्द ही ना हो। ए लड़के, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सदमे में चिल्लाया और लड़के ने एक बार फिर मेरी तरफ सर घुमाया। वो एक अजीब तरीके से मुस्कुराया और फिर बहुत तेज से आगे बढ़ गया। मोनोरेल ट्रैक की ओर जाने वाली जमीन से जुड़े पिलर में मेंटेनेंस वर्कर्स के चढ़ने के लिए आयरन बार्स बने। वो बंदर की तरह उन सलाखों पर चढ़ गया और मैंने अपनी आंखों के सामने उसे गायब होते देखा। जैसे ही लड़का ट्रैक के ऊपर पहुंचा, तेज रफ्तार से मोनोरेल उस पर चढ़ी और पलक झपकते ही उसके ऊपर से निकल गया। बहुत ही डरावनी गुर्राने की आवाज आई और मैंने स्मिथ को ब्रेक खींचते हुए सुना। तेज चीख की आवाज करते हुए मोनोरेल पटरियों पर रुक गई और सब कुछ शांत हो गया। इस पूरे दृश्य को समझने में मुझे कुछ समय लगा। डर के मारे लड़खड़ाते हुए स्मिथ ने मुझे पुकारना शुरू किया। किसी इंसान के ऊपर चढ़ने के बाद कौन ठीक से सोच सकता है, नहीं? मैं धीरे धीरे पास के हॉल्ट पर गया और देखा कि मोनोरेल पीछे की ओर जा रही है, जिस जगह वो लड़का खड़ा था। वहां से वापस जाने के बाद स्मिथ ने मोनोरेल को रोक दिया और बाहर आ गया। उसका चेहरा भी बिल्कुल मेरे जैसा पीला पड़ा था। डर के मारे हमारा पसीना बह रहा था। अब पटरियों पर जाकर उस टीनेजर की बॉडी को ढूंढने का समय था। किसी को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ बहुत खून दिखने वाला है और बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि किसी भी समय मेरे सीने से निकल सकता है। धीरे धीरे हम मौके वारदात पर पहुंचे और जो हम देखने की उम्मीद कर रहे थे, हमारी आंखें डर के मारे चौंक गई। पटरियों पर कुछ भी नहीं था, ना खून था, ना कोई इंसान, बल्कि एक परछाई भी नहीं है। स्मिथ और मैंने एक दूसरे को कंफ्यूज्ड होते हुए देखा। हमें पूरा यकीन था कि लड़का मोनोरेल की चपेट में आ गया था। हम उसके इस तरह से गायब होने को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। क्या दो समझदार लोगों के लिए यह संभव है कि वो बिना नशे की हालत में इस तरह की कोई घटना देखें? मुझे ऐसा नहीं लगता। स्मिथ और मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। मैंने अपनी शिफ्ट बदल ली और स्मिथ ने एक हफ्ते बाद रिजाइन कर दिया। मुझे पता था कि उस रात के बाद उसके लिए झूलों पर काम करना जारी रखना मुश्किल था। महीनों बीत गए और एक दिन मैंने मेंटेनेंस स्टाफ की बातचीत सुन ली। मैंने उनमें से एक को एक टीनेज लड़के का जिक्र करते हुए सुना जो घंटों बंद होने के बाद पार्क के अंदर घुस गया। मैं दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा कि इस लड़के के साथ क्या हुआ था। फिर उसने मुझे बताया 1966 के जून में एक टीनेज ने एक फेंस पर चढ़कर मोनोरेल ट्रैक को पार करके डिज्नीलैंड में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड ने देखा तो वो बच्चा भाग गया, लेकिन मोनोरेल ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि उस बच्चे का भूत रात में मोनोरेल ट्रेन के साथ दौड़ता हुआ दिखता है। मैं ये बताना चाहता था कि यह कहानी कितनी सच है, लेकिन कभी कभी थोड़ी जानकारी अपने पास रखना बेहतर होता है। मैंने काम बहुत पहले छोड़ दिया था, लेकिन जब भी मैं उस लड़के के पटरियों पर कूदने का दृश्य की कल्पना करता हूं, मुझे लगता है कि वो पहले ही मर चुका था, उस रात हमारे सामने एक बार फिर मरने से पहले। ये अजीब लग सकता है, लेकिन जब भी कोई डिज्नीलैंड का जिक्र करता है तो मुझे एक अजीब सा एहसास होता है। मैं वहां झूला चालक का काम करता था। मैंने स्पेस माउंटेन राइड के साथ शुरुआत की और बाद में मैटरहॉर्न बॉब्स्लेड में शिफ्ट हो गया। मेरा काम सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करना था, जैसे कि सीट बेल्ट की जांच करना और ये सुनिश्चित करना कि यात्रियों के आने से पहले प्रत्येक बॉब्स्लेड सही तरह से चल रहा है। मेरे पास एक सहकर्मी था, साथ में हम मैटरहॉर्न की देखभाल करते थे। इस कहानी के लिए उसे मार्क कह लेते। मार्क और मैं एक अच्छी टीम थे। कोई भी प्रॉब्लम हमारी नजरों से कभी नहीं बच सकती थी। एक बार एक पैसेंजर बॉब्स्ले पर चढ़ रहा था।
जब मार्क ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि वो अगले वाले पे चढ़े क्योंकि इसमें एक पेच नहीं है। हमने उस बॉब स्लेड को एक तरफ खींच लिया और मुझे उस जगह में एक पेंच गायब दिखा जहां से पहिए जुड़े हुए थे। जब मैंने मार्क से पूछा कि उसे ये कैसे पता चला, तो उसने जवाब दिया कि किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया। मैं उसके अजीब जवाब से थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर उसने कहा कि ये सिर्फ एक लकी गेस था। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि वो मुझसे पहले उस झूले पर काम कर रहा था, इसलिए जब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है तो इंट्यूशंस काम आती है। हमारे कामों में झूले बंद हो जाने के बाद खोए हुए सामानों की तलाश करना भी शामिल था। कभी कभी लोग झूले की एक्साइटमेंट से अपना सामान छोड़ देते थे और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए रात में पूरे ट्रैक पर चलना पड़ता था कि अगले दिन सब कुछ ठीक हो। दिन में डिज्नीलैंड और अंधेरे के बाद डिज्नीलैंड के बीच का अंतर रियलिटी से बहुत दूर था। एक जगह जो कभी शांत नहीं होती थी जब सूरज आसमान में होता है, फिर बंद होने के बाद अचानक खिलौनों के कब्रिस्तान में बदल जाता है। मुझे आज भी पहली बार याद है जब मैं मार्क के साथ ट्रैक पर चला था तो मैट्रोहॉर्न ट्रैक्स के अंदर बेहद ठंडी हवा बह रही थी। ये काफी आश्चर्यजनक था क्योंकि इन गुफाओं के अंदर क्लियरली कोई एयर कंडीशनिंग नहीं थी और ये बाहर काफी गर्म था। इतना ही नहीं, जली हुई रोशनी के साथ झूले के बीच में ये एक विशेष बड़ी गुफा खड़ी थी। हम वहां कितनी भी बार बल्ब बदल लें, वो 1-2 दिन में ही काम करना बंद कर देता था। मार्क ने कभी इस बात की परवाह नहीं की, इसलिए मैंने भी इन चीजों को नजरअंदाज कर दिया। फिर एक दिन सच में कुछ अजीब सा हुआ। मैं खोई हुई वस्तुएं ढूंढने के लिए ट्रैक पे चल रहा था। मार्क मुझसे बहुत आगे था। हम बिना रोशनी वाली गुफा में थे। भले ही मैं मार्क को नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं उसके टॉर्च को अंधेरे में हिलते हुए देख सकता था। मैं उसे पकड़ने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाने की सोच ही रहा था कि तभी मैंने ट्रैक के किनारे कुछ चमकता हुआ देखा। जैसे ही मैंने उस पर अपनी टॉर्च जलाई, मुझे चाबियों का एक गुच्छा मिला। जब मैं उसे उठाने के लिए झुका, कोई मेरे कानों में फुसफुसाया, दूर हट जाओ, वो आ रहा है। और तभी मैंने ट्रैक पर पहियों के चीखने की आवाज सुनी और देखा कि एक खाली बॉबस्लेड तेज स्पीड से मेरे पास आ रहा है। मैं फिसल गया और इस अचानक झटके से बाहर ट्रैक पर गिर गया और चिल्लाया, मार्क, मार्क! मुझे मेरी ठुड्डी पे लोहे की पटरी से चोट लगी और बहुत खून निकला। मैंने अपने घाव को अपने हाथ से पकड़ लिया और उस तेज स्पीड वाले बॉबस्लेड को चकमा देने के लिए पलटा ही था, लेकिन वो गायब हो चुका था। मार्क दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ? क्या क्या बात है? उसने मुझे उठाया और हम बाहर आ गए। मैं कुर्सी पर बैठ गया और मार्क ने मेरे घाव को साफ किया और उस पर पट्टी बांध दी। मैं सुबह जल्दी ट्रैक की जांच करूंगा। आप शायद पत्थरों के कारण ट्रैक पर फंस गए होंगे। ये इलेक्ट्रिशियंस कभी भी साफ सुथरा काम नहीं कर सकते। मैंने उनसे बार बार कहा कि दीवार के अंदर तारों को ठीक करके ट्रैक को साफ कर लें, लेकिन ब्लडी हेल। काम के बाद ट्रैक की सफाई नहीं करने के लिए मार्क ने इलेक्ट्रिशियंस को फटकार लगाई और मैं चुपचाप बैठ गया। सोच रहा था कि अभी अंदर क्या हुआ है। जब मार्क ने देखा कि मैं बिल्कुल भी हिल डुल नहीं कर रहा था तो उसने पूछा, यार क्या तुम ठीक हो? मुझे नहीं पता। मुझे यकीन है मैंने किसी को सुना और वो बॉबस्लेड वो गायब हो गया। क्या क्या कह रहे हो? मैंने थोड़ा समय लिया और मार्क से कहा कि मैंने उन पटरियों के अंदर एक महिला की आवाज सुनी है। मैंने उससे बताया कि कैसे उसने मुझे एक तरफ जाने के लिए कहा और तभी मैंने देखा कि एक खाली बॉबस्लेड मेरे पास कहीं से आ गई और मैं अचानक घबराहट से जमीन पर गिर गया। लेकिन जब मैं मुड़ा तो बॉबस्लेड गायब हो गया, जैसे कि शायद ये मेरा भ्रम हो। लेकिन मैंने ट्रैक पर पहियों को सुना। मैं ऐसी कल्पना कैसे कर सकता हूं? मार्क का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और मैं कह सकता था कि वो कुछ ऐसा जानता है जो मैं नहीं जानता। क्या ये है क्या? मुझे लगता है कि आप थके हुए हैं। बेहतर होगा कि आप घर जाएं और थोड़ा आराम करें। काम का दबाव आप पर पड़ रहा है। प्लीज प्लीज मुझे पता है कि मैंने क्या देखा। मार्क प्लीज मुझे बताओ कि क्या तुम कुछ जानते हो या नहीं।
मुझे ये सोचकर यहां मत बैठाओ कि मैं कोई पागल आदमी हूं जिसने अपने सर पर चोट मारी है। मार्क ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो यार, मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है, लेकिन मैटरहॉर्न के झूले पर दुर्घटना के बाद ये बातें शुरू हुई। लोग चीजें देखते हैं और सुनते हैं जो है नहीं, लेकिन आपको इसकी आदत हो जाएगी क्योंकि ये सब चीजें तो होती रहती हैं और हमें उन्हें इग्नोर करना सीखना चाहिए, यही बेहतर होता है। कौन सी दुर्घटना? यह आखिर क्या हुआ था मार्क? मार्क ने मुझे बताया, 3 साल पहले डॉली नाम की एक महिला इस झूले पे झूली थी। डॉली एक माँ थी जो अपने बच्चों के साथ झूले पर बैठी थी। वो उनके बारे में चिंतित थी, इसलिए वो अपनी सीट बेल्ट खोलकर अपने बच्चों को देखने लगी। उस बड़ी गुफा में घुसते समय ट्रेन ने उसे पटरियों पर फेंक दिया। इससे पहले कि वो उठ पाती और आगे बढ़ पाती, एक और बॉब्सलेड तेज रफ्तार से उसके ऊपर दौड़ता हुआ आया। मैं ये सब सुनने के बाद आधे घंटे तक बात ही नहीं कर पाया। अचानक मेरे मन में एक सवाल आया, मार्क, जिस दिन तुमने झूले में पेच के गायब होने का अनुमान लगाया था, क्या तब भी तुम कहोगे कि ये एक लकी गेस था? मार्क ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हें समय के साथ उसकी आदत हो जाएगी। हालांकि वो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाती, एक्चुअली वो हर तरीके से मेरी मदद ही करती है। नहीं, मैं वहां काम नहीं कर पाया जहां एक औरत की आत्मा एक झूले में बसती है। अब मुझे पता चला कि क्यों उस गुफा के पास का बल्ब हमेशा फ्यूज हो जाता है। मार्क ने कहा कि कई वर्कर्स उस गुफा को डॉली डिप कहते हैं। मुझे नहीं पता कि भूत के आसपास काम करना कितना नॉर्मल है, लेकिन अब मैं दिन के उजाले में भी कभी डॉली डिप में नहीं जाता।